गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब बढ़िया होंगे। तो चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर, मेरे बच्चों जो मेरा स्पेशल बैच है उसका आज मैं सेकंड डेमो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, विच इज फॉर स्टैटिस्टिक्स फॉर सेमेस्टर 1 एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च, राइट। तो पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी दी थी कि स्टैटिस्टिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या होता है, किस टाइप की कैटेगरी में आता है और किस टाइप का वो डीलिंग करता है। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक सब्जेक्ट था जो किसी भी डाटा को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है। डाटा दो टाइप के हुआ करते थे, फ्रीक्वेंसी डाटा और प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। तो मैंने बोला था कि फ्रीक्वेंसी डाटा पर मैं ज्यादा वर्क नहीं करूंगा क्योंकि मेरे कोर्स में नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पे मैं वर्क करूंगा। तो मेरे बच्चों, आज हम थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगाएंगे अपने जो कोर्स कंटेंट है उसको एक बार थोड़ा सा देखने के लिए। बिल्कुल सिंपल है चीजें, ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आपका कोर्स है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें 4 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट को अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। समझिए आप बात को। तो सबसे जो पहला यूनिट है वो सिर्फ इस बात पर बेस्ड है कि जिसको पिछले क्लास में सुधीर सर प्रोबेबिलिस्टिक डाटा या प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें दो चीजें थी। एक तो वेरिएबल x1 x2 xn कुछ वैल्यू ले रहा था और कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई थी p1 p2 p3 pn। तो मेरे बच्चों, यहां पे जो यूनिट नंबर 1 है और जो यूनिट नंबर 2 है वो मिला के प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को जनरेट करेंगी। कैसे मिला के? जब आप प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाते हैं तो दो चीजों से मिलकर बनता है, वेरिएबल जिसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं और एक प्रोबेबिलिटी जिसको हम प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको प्रोबेबिलिटी बनाना सिखाएंगे। प्रोबेबिलिटी होती क्या है और प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइंड या क्रिएट होती है या कैसे बनती है। उसके बाद हम आपको रैंडम वेरिएबल बनाना सिखाएंगे कि एक्चुअली में रैंडम वेरिएबल क्या होता है। जिसको आप वेरिएबल कह रहे थे एक्स, वो एक रैंडम वेरिएबल के तरीके से ट्रीट करेगा, वो सिखाएंगे। फिर हम दोनों को अटैच कर देंगे, मींस रैंडम वेरिएबल और जो प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, उनको अटैच कर देंगे। तो मेरा एक प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाएगा, जिसको मैं सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ूंगा। जो आप नाम देख रहे हैं ना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में है डीजेनरेट है, बर्नौली है, बाइनोमियल है, हाइपरजोमेट्रिक है। कंटिन्यूअस में यूनिफॉर्म है, नॉर्मल है, बीटा है, एक्सपोनेंशियल है, गामा है। सो बेसिकली जो सेकंड यूनिट में आप डिस्ट्रीब्यूशंस पर्टिकुलर नाम से देख रहे हैं, फर्स्ट यूनिट के अंदर उन डिस्ट्रीब्यूशंस को बनाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो और दूसरा रैंडम वेरिएबल। तो अगर आप यूनिट 1 का पहला पॉइंट देखें तो यूनिट 1 के पहले पॉइंट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी बनाना सिखाया जाएगा आपको, या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी एक्सियम्स, रूल्स हो सकते हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जो यूनिट नंबर 1 का जो सेकंड पॉइंट है वो रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है। भाई रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जॉइंट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, मार्जिनल रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो उन रैंडम वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक एनालाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि नाम भी लिखे हैं, मीन क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, अप टू सो ऑन। समझ गए बेटा? तो बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा पूरा डीपली डिस्कशन सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि नहीं तो पूरा जो मेरा क्लास है वो सिलेबस को डिफाइन करने में ही निकल जाएगा, डेमो नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको प्रॉपरली डेमो लेना है तो मुझे बस थोड़ा सा मुझे हिंट देना था कि जो पिछली क्लास में सुधीर सर बोल रहे थे कि हम डाटा को एनालाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक डाटा या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डाटा कैसे बनेगा वो सबसे पहले यूनिट में आपको मेरे बच्चों सिखाया जाएगा। जब वो प्रोबेबिलिटी डाटा बन जाएगा तो कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस मेरे पास बनेंगे जो हम सेकंड यूनिट के अंदर डिफाइन करेंगे। फिर थर्ड यूनिट के अंदर, जो सेकंड यूनिट के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हैं उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेंगे। और जो फोर्थ यूनिट है जिसको हम इन्फेरेंस के नाम से जानते हैं, उसमें आपको यह सिखाया जाएगा जो पिछली तीनों यूनिट्स में आपने काम किया है वो एक्सेप्टेबल है या वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, जो सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पर वर्क करेगी आपके कोर्स में। वैसे स्टैटिस्टिकल या फ्रीक्वेंसी डाटा पर भी वर्क
करती है मेरे बच्चों। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लेता हूं प्रोबेबिलिटी। देखिए मेरे बच्चों, मैंने आपको बोला था कि आपका जो ये सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, आपको ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। आपको अगर एमएससी ओआर में पास होना है तो पास होने के लिए सुधीर सर की या किसी भी टीचर की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओआर वाले फ्री में पास करते हैं आपको, नहीं तो अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा। 1 मिनट में बोलेंगे पीवाईक्यू करके चले जाओ। मैं कह रहा हूं पीवाईक्यू मत जाओ, आप चले जाओ, बस जाके लिखाना, पास हो जाओगे। बहुत बुरी हालत है लेकिन, और मैं किसी डिपार्टमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूं। अगर डिपार्टमेंट वाले अच्छे से एग्जाम ले ले तो 2% बच्चे भी पास नहीं होंगे। ये भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे मैथ्स डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो अच्छे से एग्जाम लेते हैं उनमें फिर फेलिंग रेशो भी इतना ही प्रॉब्लम करता है। तो दोनों जगह प्रॉब्लम है। अगर टीचर लीनियंट मार्किंग करेगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, और टीचर अगर टफ मार्किंग करेगा तो आप पास नहीं होंगे। वो आपका काम है। मेरा काम है सिर्फ आपको चीजों को पढ़ाना कि एक्चुअली में ये जो पढ़ाई है ये आपकी जॉब करते टाइम ज्यादा काम आएगी, ना कि सेमेस्टर पढ़ते टाइम। सेमेस्टर पढ़ते टाइम अच्छा है अगर आपको नॉलेज है तो, और अगर नॉलेज नहीं है तो पास आप फिर भी हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको सिर्फ पास होना हो, उसको बाकी किसी चीज से कोई मतलब ना हो, वो हम जैसे टीचर का बैच ज्वाइन ना करे बेटा। वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आपका। तो हमारे पास वही बच्चा ज्वाइन करे जिसको वाकई में चीजों को पढ़ना है, या उसको पता है कि फ्यूचर में स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का कितना ज्यादा यूज होगा। सो प्लीज चलिए खैर लेट अस कंटिन्यू। मेरे बच्चों, जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों के लिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी। दैट इज प्रोबेबिलिटी। कुछ लोग इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी कहते हैं। अब क्यों कुछ लोग इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन अभी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में कुछ चीजें मैं डालता हूं जो बेहद जरूरी है। बहुत सारी चीजें, अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी या प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी नहीं है, बिल्कुल पढ़ी है, लेकिन शायद वो आपने थोड़ा सा गलत पढ़ा है। अब गलत क्यों पढ़ा है मैं आपको समझाता हूं। अब रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूं क्लास, तो ऑब्वियसली ना आप मुझे जवाब देंगे ना मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप अपने मन में उसका आंसर दीजिएगा, आप क्या देना चाहते हैं, और फिर मैं आपको चीजें समझाऊंगा। जैसे प्रोबेबिलिटी आपने लिटिल बिट पढ़ी होगी, तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बेटा मेरे हाथ में एक कॉइन है, समझ गए, जिसके दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है, जिसके दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया कि एक कॉइन है मेरे बच्चों जिसके दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं उस कॉइन को अगर टॉस करूं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। आप तुरंत मुझे बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी है 0। क्यों है 0? सर टेल तो कभी आएगा ही नहीं। मैंने बोला बिल्कुल बात ठीक है, टेल कभी नहीं आएगा तो आपने प्रोबेबिलिटी 0 बोल दिया। चलिए एक सवाल और पूछता हूं। मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैं अपने हाउस के रूफ टॉप पे हूं, मतलब मेरे ऊपर आसमान है खुला, कोई ऊपर नहीं बैठा है, और अगर मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ थ्रो करूं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये नीचे गिर जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल, तो कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर 1/2, नीचे गिर भी सकता है नहीं भी गिर सकता है। बेटा नीचे तो कंफर्म गिरेगा। क्यों? क्योंकि मैं रूफ टॉप पे हूं। जब मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूंगा तो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे गिरेगा, ऊपर कोई पकड़ने वाला तो है नहीं, और मैं इतना ताकतवर भी नहीं हूं कि इस मार्कर को ऊपर उछालूं तो ये ग्रेविटेशनल पार कर जाए। मोटू पतलू तो चल नहीं रहा, साउथ की मूवी तो चल नहीं रही, हॉलीवुड की मूवी तो चल नहीं रही कि मार्कर रजनीकांत जी ने ऊपर फेंका और ग्रेविटेशनल पार कर गया। ऐसा नहीं है, साइंस में ऐसी मजाक नहीं चलती। तो ठीक है सर, फिर मार्कर कंफर्म नीचे गिरेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1। तो सवाल क्या था कि अगर मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकूं, ये मार्कर नीचे गिर जाएगा, प्रोबेबिलिटी बताइए। आपने बोला 1। क्यों? क्योंकि कंफर्म मार्कर नीचे गिरेगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब ये जो 2 सवाल मैंने आपसे पूछो मेरे बच्चे, इन दोनों के जवाब गलत हैं। अब आपके दिमाग में जाएगा सुधीर सर गलत कैसे है? देखो यही तो खेल है, यही तो कॉन्सेप्ट समझना होता है अच्छे टीचर से आपको। ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट आपको मैंने बताए ना, एक्चुअली में ये दोनों एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट है ही नहीं। कैसे है? प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट है ही नहीं ये दोनों। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बच्चों अगर किसी एक्सपेरिमेंट का आउटकम रिजल्ट फिक्स है
आपको पता है अगर दोनों तरफ हेड लिखा है कॉइन के तो टेल कभी आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हेड ही आएगा। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं फिजिकल एक्सपेरिमेंट, सर्टेन एक्सपेरिमेंट, जिसपे प्रोबेबिलिटी नेवर वर्क। आप कभी प्रोबेबिलिटी पूछ ही नहीं सकते हो किसी भी चीज की। अभी बात करूंगा, समझाऊंगा सारी चीजें आपको। जो दूसरा सवाल था मेरा, वो भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट है। क्यों है वो फिजिकल एक्सपेरिमेंट? क्योंकि अगर कोई भी चीज एक ह्यूमन हैंड से आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका नीचे गिरना तय है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब मार्कर कन्फर्म नीचे ही गिरेगा तो यह भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटकम फिक्स है, जिसका आउटकम यूनिक है। मुझे पता है मार्कर नीचे ही गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी विल नॉट वर्क। आप कोई बच्चा बोलेगा कि सुधीर सर प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है, हमने पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी तो 1 भी होती है, हमने पढ़ी है। हां बेटा, मैं कब मना कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती या 1 नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन कोई भी चीज होने से पहले वो स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब वो डिफाइन होनी चाहिए। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स पर प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सपेरिमेंट फिजिकल एक्सपेरिमेंट है। फिजिकल एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिनका रिजल्ट मुझे ऑलरेडी पहले ही पता होता है। समझ में आया? तो बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर फिर हमें कैसे पता लगेगा कि प्रोबेबिलिटी कहां पर वर्क करती है, प्रोबेबिलिटी कहां पर चलेगी? मेरे बच्चों, उन एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, काम करते हैं, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है जिसको हम कहते हैं आउटकम। तो मेरे बच्चों, आउटकम के बेसिस पर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को कैटेगराइज करते हैं। एक्चुअली में हमारे पास पूरे यूनिवर्स में 3 कैटेगरी के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक होते हैं फिजिकल एक्सपेरिमेंट, दूसरे होते हैं अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट, और तीसरे होते हैं अपने वाले जिनको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आराम से बात समझिए। तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे उसके कंफर्म 3 कैटेगरी बन सकती है। किस बेसिस पर कैटेगरी बनती है? कि उसका जो रिजल्ट आएगा उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप ऐसा कर रहे हैं जिसका आउटकम, जिसका रिजल्ट यूनिक है, फिक्स है बिल्कुल, सुधीर सर आप एक्सपेरिमेंट करो या ना करो रिजल्ट यही आएगा। जैसे एक कॉइन को टॉस करूं जिसके ऊपर दोनों तरफ हेड लिखा है, तो आपको पता है ना कि कॉइन को टॉस करने से पहले हेड ही आएगा, कन्फर्म जो मर्जी हो जाए। अगर मैं मार्कर को ऊपर फेंकूंगा रूफ टॉप पे खड़ा होके तो कन्फर्म मार्कर नीचे ही गिरेगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मार्कर को फेंकने से पहले ही पता है मुझे कि मार्कर नीचे गिरेगा ही। इसको हम कहते हैं यूनिक आउटकम। तो मेरे बच्चों, अगर किसी एक्सपेरिमेंट का आउटकम यूनिक है उसको हम कहते हैं फिजिकल एक्सपेरिमेंट। और मेरे बच्चों, फिजिकल एक्सपेरिमेंट पर कभी भी प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं करती। फिजिकल एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं और फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा आता है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या करते हैं तो करने से पहले आपको आउटकम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। मींस क्या आउटकम आएगा यह भी नहीं पता होता, और कौन कौन से आउटकम, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं यह भी नहीं पता होता। समझ गए बेटा क्या कह रहा हूं? क्या आएगा यह तो पता ही नहीं है, कौन कौन सा आ सकता है यह भी नहीं पता होता। दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट। मेरे बच्चों, अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट पर भी प्रोबेबिलिटी नहीं चलती, प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं करती। प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट पर वर्क करती है। हो सकता है शायद आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ते टाइम ये टर्म सुन ली हो, नहीं तो आप आगे सुनेंगे। इन स्टैटिस्टिक्स, इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी वी डिस्कस ओनली रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाई?
क्योंकि सिर्फ अगर आपको प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाना है, प्रोबेबिलिटी चलानी है, तो सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, उसके अलावा कहीं प्रोबेबिलिटी चलती ही नहीं है। अब सवाल आता है हु इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए मेरे बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसके आउटकम कम से कम 2 होते हैं, और कौन सा आउटकम होगा उसके बारे में जानकारी नहीं होती। मतलब क्या आउटकम होगा वो तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको कोई जानकारी नहीं है कि क्या आउटकम आएगा, लेकिन क्या क्या आउटकम आ सकते हैं इसकी जानकारी होती है। और वो कितने आउटकम आ सकते हैं? कम से कम 2, क्योंकि अगर एक ही आउटकम आ सकता है तो फिर तो वो फिजिकल हो गया, और अगर आपको यही नहीं पता कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं तो वो अनसर्टेन हो गया। उसके बीच का हमने बनाया रैंडम। रैंडम मतलब क्या आउटकम आएगा ये नहीं पता होता, लेकिन क्या क्या आउटकम आ सकता है ये पता होता है। जैसे अगर आप एक फेयर कॉइन को टॉस करें, तो फेयर कॉइन का मतलब है एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, समझ गए? तो फेयर कॉइन को टॉस करें तो टॉस करने के बाद क्या आएगा ये तो नहीं पता है, लेकिन कम से कम इतना पता है ना कि सर या तो हेड आएगा ये तो टेल आएगा, तो आउटकम 2 हो गए ना कम से कम, दैट्स इट। मान लीजिए आप फेयर डाइस को थ्रो करें। डाइस का मतलब डाइस लूडो खेली होगी आपने, 1 2 3 4 5 6। तो एक्सपेरिमेंट डाइस को थ्रो करने से पहले आपको यह नहीं पता होता कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 4 5 6 क्या आएगा, लेकिन यह कंफर्म गारंटी होती है या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसका मतलब 6 आउटकम में से कोई एक आएगा। तो कौन सा आएगा एग्जैक्टली नहीं पता है, बट कितने आ सकते हैं वो पता है, और वो कम से कम 2 हैं। 6 है ना यहां पे, तो कम से कम 2 होने चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं। आप एक ताश की डिब्बी में से रेड कार्ड निकालिए, प्रोबेबिलिटी आपने पूछी होगी शायद। तो ताश की डिब्बी में पता है ना आपको 52 कार्ड्स होते हैं, एक पत्ता निकालोगे तो एक आएगा। टोटल कितने आ सकते हैं? 52 आ सकते हैं। अगर आप कलर की बात करते हो तो 2 कलर होते हैं, या तो रेड या तो ब्लैक। अगर आप किंग की बात करो तो 4 किंग होते हैं। पता है ना आपको कौन सा किंग आएगा। अगर एक ही किंग होता तो फिर आप प्रोबेबिलिटी डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते। तो मेरे बच्चों, उस एक्सपेरिमेंट को प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करते हैं जिसके आउटकम कम से कम 2 होते हैं, और मुझे यह नहीं पता होता कि कौन सा आउटकम आने वाला है। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, बट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो मुझे पता होता है इन एडवांस। नाउ दिस इज माई रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कभी भी जिंदगी में अगर आपको प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़नी हो, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाना हो, तो सबसे पहले आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। उसके बाद आप जो मर्जी करिए। डन, आगे चलते हैं। अब दूसरी टर्म मेरे बच्चों यहां पे आती है जिसका नाम है सैंपल स्पेस, जिसका नाम है सैंपल स्पेस। तो शायद जितने बच्चों ने अच्छे से प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी उसने सैंपल स्पेस नाम की जो टर्म है वो पढ़ी होगी। तो क्या होता है सैंपल स्पेस मेरे बच्चों? सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो क्या होता है सैंपल स्पेस? क्या होता है मेरे बच्चों सैंपल स्पेस? कलेक्शन ऑफ ऑल possible outcomes of a random experiment। ठीक है बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड, आप किसी ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट का कलेक्शन नहीं करते, आप स्पेसिफिक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं उन सब का कलेक्शन करते हैं। जैसे अगर आप एक फेयर कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड कोमा टेल। अगर आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो क्या बनेगा सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो आपका एक्सपेरिमेंट रैंडम होना चाहिए, उसके बाद उसकी जितनी भी आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज है उन सब का कलेक्शन होता है सैंपल
स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दो कॉइन को टॉस करें, दो फेयर कॉइन को टॉस करें, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरे बच्चों? दोनों पे हेड आ सकता है, हेड हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। सो दिस इज व्हाट सैंपल स्पेस। समझ गए? तो दुनिया का कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आप करें, उसके आउटकम्स का कलेक्शन सैंपल स्पेस होता है। मेरे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये थंब रूल है दुनिया का। क्यों? क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम कम से कम दो होते हैं। तो उन सबका अगर आप कलेक्शन करोगे तो आपके सैंपल स्पेस के अंदर कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, जिसको आप कार्डिनलिटी ऑफ द सेट भी कहते हो, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दो एलिमेंट हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10, 20, 50, डजंट मैटर। बट एक्चुअली में जो आपका सैंपल स्पेस होता है वो एक सेट होता है, मैथमेटिकली एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर कम से कम दो एलिमेंट होते हैं। दैट्स इट, राइट? चलिए, अब मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए जो अगली मेरी टर्म है जो मुझे यूज करनी है, उसका नाम है इवेंट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इवेंट। आपने देखा होगा या कभी सुना होगा या कभी पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट की निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आज ये है कि इवेंट एक्चुअली में होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इवेंट? तो मेरे बच्चों, इवेंट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए, सैंपल स्पेस मैंने क्या बताया था अभी कि सैंपल स्पेस एक सेट होता है। तो किसी सेट के बहुत सारे सबसेट होते हैं, सबसेट के बारे में आपको जानकारी है। तो आप किसी भी सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट लीजिए। क्या लिख रहा हूं? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड इवेंट। तो इवेंट क्या होता है मेरे बच्चों? किसी भी सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट अगर आप बनाते हो, दैट इज कॉल्ड इवेंट। मींस ए विच इज ए सबसेट ऑफ एस, देन दिस ए इज कॉल्ड इवेंट। दिस ए इज कॉल्ड इवेंट। दो स्पेसिफिक टाइप के इवेंट होते हैं। एक होता है फाई विच इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एस, और एक होता है एस इटसेल्फ विच इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एस। फाई भी एक इवेंट होता है, एस भी एक इवेंट होता है। फाई को हम कहते हैं नल इवेंट, एस को हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। डजंट मैटर क्या कहते हैं, होते हैं दोनों। समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद कभी ऐसा पढ़ा होगा कि भाई अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। आपने एक सेकंड में बताई होगी 1/2। अब हो क्या रहा है वो थोड़ा आपको मैं समझाता हूं। जब भी कभी आपसे पूछा जाता है कि भाई चलिए मुझे आप इवेंट डिफाइन मैंने किया, एक डाइस को थ्रो किया, आप इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या कर रहे होते हैं? आपके पास एक सैंपल स्पेस होता है 1, 2, 3, 4, 5 और मेरे बच्चों 6। हो गया? ये हो गया आपका पूरा सैंपल स्पेस। मेरा क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर विल अकर। तो एक्चुअली में आप एक सेट बना रहे होते हैं ए विच इज 2, 4, 6 विच इज ए सबसेट ऑफ एस, और आप मेरे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे होते हैं जिसको आप 1/2 कहते हैं। क्यों 1/2 कहते हैं ये बात की बात है, बट एक्चुअली में आप क्या कर रहे होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकाल रहे होते हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज ए सबसेट ऑफ एस निकाल रहे होते हैं, जिसमें आप ए को मुझे इवेंट कहते हैं, बट एक्चुअली इवेंट है क्या? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो मेरे बच्चों, आप जब भी लाइफ में प्रोबेबिलिटी पर वर्क करोगे तो प्रोबेबिलिटी पे वर्क सिर्फ और सिर्फ इवेंट पर होता है। इवेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाने के लिए क्या चाहिए? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जब तक रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके पास नहीं होगा, आपके पास ना तो सैंपल स्पेस होगा
और ना तो आप इवेंट डिफाइन कर सकते। लेकिन अगर सब कुछ है तो इवेंट आप डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए जी थोड़ा आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप जब भी प्रोबेबिलिटी पे वर्क करोगे आप कंफर्म इवेंट होने चाहिए आपके पास। लेकिन मेरे बच्चों यहां पे एक ट्विस्ट है। जैसा कि आप टॉपिक को देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, समझ गए? तो जब भी हम मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई थ्योरी डेवलप करते हैं तो थ्योरी हमेशा यूनिक हो, यूनिकली आइडेंटिफाई हो, यूनिकली डिटरमाइंड हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। किसी भी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज का यूज किया जाता है। तो आज हमें क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करना था? प्रोबेबिलिटी डेवलप करनी थी, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा डेवलप करना था। तो प्रोबेबिलिस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा डेवलप करने के लिए हम 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी थ्योरीज का यूज करते हैं, 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी थ्योरीज का यूज करते हैं। शायद आपने नाम सुने होंगे, नहीं नाम सुने हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा यही काम है आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली एक तरीके से डिफाइंड नहीं होती, प्रोबेबिलिटी 4 अलग अलग तरीके से डिफाइंड होती है। अब आप कहोगे कि सुधीर सर 4 तरीके क्यों यूज कर रहे हो भाई, एक ही तरीके से डिफाइन कर देते। मेरे बच्चे, क्या आप हमेशा एक ही टाइप का खाना खाते हो, एक ही तरीके से खाना खाते हो? नहीं ना। इसका मतलब किसी सिचुएशन में आप अलग तरीके से खाना खाते हो, दोस्तों के साथ खाते हो खाना तो अलग फॉर्मेट होता है, मम्मी पापा के साथ खाते हो अलग फॉर्मेट होता है, गर्लफ्रेंड के साथ खाते हो अलग फॉर्मेट होता है ना, तमीज आ जाती है, स्पेशली बाबू के साथ खा रहे हो। तो मेरे बच्चों जब तुम खाना एक तरीके से नहीं खाते तो प्रोबेबिलिटी मैं कैसे एक तरीके से पढ़ा दूं? डिपेंड करता है डाटा क्या है, डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट क्या है, डिपेंड करता है सैंपल स्पेस क्या है। तो मेरे कहने से प्रोबेबिलिटी एक जैसी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए 4 अलग अलग तरीके, 4 अलग अलग अप्रोच, 4 अलग अलग थ्योरीज डेवलप की गई। सबसे पहली है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो सब ने पढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी पढ़ेंगे। सेकंड है स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी या सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ फोर्थ है एक्सियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो चारों पे हम पहले थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन जो डीपली डिस्कशन होगा वो होगा जब आप एक्सियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर काम करेंगे, क्योंकि एक्सियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी सबसे मेन होती है। जितना भी डेवलपमेंट होता है आज के टाइम में वो सारा का सारा एक्सियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर होता है। जब प्रोबेबिलिटी कभी बनी होगी हजारों करोड़ों साल पहले, आपको याद है महाभारत में बताया जाता था कि शकुनी मामा ने पांडवों से सब कुछ बेईमानी से जीत लिया था। नहीं, शकुनी मामा वाज द एक्सपर्ट इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सपर्ट इन द थ्योरी ऑफ गेम थ्योरी। शायद आपने कभी नाम सुना होगा या सुनेंगे। तो गेम थ्योरी एक्सटेंडेड वर्जन होता है, शायद सेमेस्टर 1 में ही किसी पेपर में शायद आपको इन्वेंट्री में या क्यूइंग थ्योरी में कहीं पढ़ाया जाता है शायद गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी बेसिकली प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो शकुनी मामा ने बेईमानी नहीं करी थी, वो गेम थ्योरी और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक्सपर्ट था, इसलिए उन्होंने पांडवों से सब कुछ जीता था। तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ भी लिखो, सही लिखा हो ये जरूरी थोड़ी है। अब आप मानते हैं शकुनी मामा बेईमान था, मैं तो नहीं मानता हूं, इसीलिए हिस्ट्री साइंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है शकुनी मामा ने कोई बेईमानी नहीं करी थी। वो प्रोबेबिलिटी के एक्सपर्ट थे और पांडव पढ़े लिखे नहीं थे, राजा जरूर थे बट वो नहीं थे एक्सपर्ट, तो वो हार गए सारा गेम। आप गेम खेल के देख लीजिए प्रोबेबिलिटी का, आप जुआ खेल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। बट अगर आप एक्सपर्ट हो, शेयर मार्केट में कौन लोग जीतते हैं? जो प्रोबेबिलिटी में एक्सपर्ट होते हैं, अदरवाइज आम जनता शेयर मार्केट में हार जाती है। सेम खेल है बिल्कुल। तो जब प्रोबेबिलिटी थ्योरी इनिशियली बनी होगी उस टाइम पे जो थ्योरी हम डेवलप करते थे दैट वाज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की अगर हम थोड़ा सा लिटिल बिट बात करें तो सबसे पहले है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। मेरे बच्चों, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल थी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यह कहती है कि अगर आपके पास एक है सैंपल स्पेस S, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस S मुझे बता सकते हो कितने हैं? कम से कम 2 होंगे, ये कंफर्म गारंटी है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अप टू सो ऑन, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर आप जो इवेंट बना रहे थे विच इज सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, आपने इवेंट बनाया था,
तो ए के अंदर भी कितने एलिमेंट होंगे आप मुझे बता सकते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इसमें 0 एलिमेंट भी हो सकते हैं क्योंकि 5 हो सकता है, ये 1 एलिमेंट हो सकता है, 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 अप टू सो ऑन। लेकिन इतनी गारंटी है अकॉर्डिंग टू रूल, अगर ए एस का सबसेट है तो कंफर्म नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ये गारंटी है बिल्कुल। तो मैथमेटिशियन ने ए इवेंट के अक्कर होने का जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया है मेरे बच्चों, किसने किया है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए divided by number of element in S. Now this was the first probability theory. तो जब हजारों साल पहले प्रोबेबिलिटी बनी होगी, सबसे पहले इस थ्योरी का डेवलपमेंट किया गया था। लेकिन ये थ्योरी हमेशा वर्क नहीं करती। अब बोलोगे सुधीर सर हमेशा वर्क क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरे बच्चों ये थ्योरी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो आपका सैंपल स्पेस है, जो आपका इवेंट है ए, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर कितने आउटकम्स हैं, कौन कौन सा आउटकम है, ये मैटर नहीं करता। जबकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं ये मैटर करता है। तो जहां ये मैटर करेगा वहां पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी विल नॉट वर्क। अब आप बोलोगे सुधीर सर हमें कैसे पता लगेगा? मेरे बच्चों इसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट या इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वहीं पर वर्क करती है जहां पर आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली होते हैं। इक्वली लाइकली का मतलब है कि जो आउटकम्स आप दे रहे हो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सारे आइडेंटिकल हैं। जैसे अगर आप एक फेयर कॉइन को टॉस करते हो तो जैसे हेड आ सकता है वैसे ही टेल आ सकता है। कोई चांस हेड के ज्यादा हो टेल के कम हो ऐसा तो आप बोल नहीं रहे, तो वहां पे ये वर्क करेगा। अगर आप एक फेयर डाइस को थ्रो करते हो तो फेयर डाई मतलब नॉर्मल डाइस, उस पे 1/6 सेम वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे बच्चों मेरे पास एक कॉइन है जिसके एक तरफ हेड लिखा है एक तरफ टेल लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने उस कॉइन को 2 डिग्री बैंड कर दिया, थोड़ा सा मोड़ दिया, ऐसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया, थोड़ा मोड़ दिया ऐसे। अब अगर मैं उस कॉइन को टॉस करूं तो अब हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही टेल आने की प्रोबेबिलिटी बने, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये कॉइन हो गया बायस्ड कॉइन। तो बायस्ड कॉइन के केस में आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं बता सकते। लेकिन ये तो अभी भी 1/2 ही बोलेगी ना, क्योंकि इसको तो हेड और टेल से मतलब है सिर्फ। लेकिन अब हेड आने के चांसेस कम ज्यादा हो सकते हैं, टेल आने के चांसेस कम ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है उस केस में मेरे बच्चों क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करती है। तो फिर कोई बच्चा पूछेगा सर अब हम क्या करें? मेरे बच्चों अब डेवलप किया हमने स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो पहली थ्योरी जब बनी होगी कभी वो मैंने आपको समझाई। हां, अगर आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो कंफर्म ये थ्योरी विल वर्क। बट इफ योर आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली देन दिस थ्योरी विल नॉट वर्क। वेरी सिंपल, राइट? तो अब अगर आपके आउटकम मेरे बच्चों इक्वली लाइकली नहीं है तो हम एक नई थ्योरी का डेवलपमेंट करने लगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली में स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इसी बात पर बेस्ड थी मेरे बच्चों कि अगर आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली ना हो तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? चलिए जी एग्जांपल देता हूं। तो वो ये कहता है कि मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं जो फेयर कॉइन नहीं है, जो अनबायस्ड कॉइन नहीं है, जो बायस्ड कॉइन है, मतलब थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर रखा है मैंने उस कॉइन को। तो अब आपको बताना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। क्या मैं ये कह दूं कि आप एक काम करो बेटा, उस कॉइन को 100 टाइम्स टॉस करो, सपोज फॉर एग्जांपल। तो जब आप उस कॉइन को 100 टाइम टॉस करोगे जिसको आपने टिल्ट कर दिया, और आप उसमें ऑब्जर्व करो
हेड कितनी बार आ रहा है और टेल कितनी बार आ रहा है, समझिए आप बात को। और मान लीजिए हेड आया 60 टाइम्स और टेल आया 40 टाइम्स, सपोज फॉर एग्जांपल, तो उस कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 60/100। क्यों? क्योंकि टोटल आपने 100 टाइम्स उसको टॉस किया और उसमें से 60 टाइम्स आपके फेवर में बात चल रही है, क्योंकि आप हेड लाने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो। बाकी जो बच गया उस पे टेल आ रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 60/100। तो अब थोड़ा सा मेरे माइंड में गया, या आप मेरे से पूछ सकते हो, सुधीर सर हम 200 टाइम्स भी तो टॉस कर सकते हैं। सुधीर सर हम 1000 टाइम्स भी तो टॉस कर सकते हैं। बिल्कुल टॉस कर सकते हो, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूं। तो मैथमेटिशियन ने एक रूल बना दिया कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली आउटकम नहीं देता और फिर भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछनी है किसी इवेंट की, तो आप एक काम कर लो, उस इवेंट को m टाइम्स या n टाइम्स, जो भी आप नोटेशन दें, सपोज n टाइम्स आप उसको कंडक्ट कराओ। n में बी 100, n में बी 1000, n में बी 1 करोड़, n में बी 10 करोड़, डजंट मैटर। आप उसको n टाइम्स कंडक्ट कराओ और फिर ये देखो उस m टाइम्स या n टाइम्स कंडक्ट करवाने में कितने टाइम्स जो आउटकम है वो आपके इवेंट ए को फेवर कर रहा है और कितने टाइम फेवर नहीं कर रहा है। तो जितने टाइम फेवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड फेवरेबल, और टोटल टाइम्स जितने टाइम आपने कंडक्ट कराया है, और इसको लिमिटिंग वैल्यू दे दो। इसका मतलब अगर आप n टाइम्स किसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराते हैं अंडर द आइडेंटिकल होमोजीनियस कंडीशन, उसमें से मेरे बच्चों m टाइम्स आपका a इवेंट आता है, मतलब m टाइम्स आपका फेवरेबल होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज नथिंग बट m/n। और अगर n इज वेरी लार्ज, मतलब आप लाखों करोड़ों टाइम्स उसको रिपीट कर रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट, स्टैटिस्टिकली दिस इज नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी m/n, दैट्स इट। तो इसमें n क्या है? टोटल कितने टाइम्स आपने वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया। m क्या है? उस m टाइम्स में से कितने टाइम्स आपके इवेंट को फेवर किया जा रहा है, और n-m बच जाएगा जब फेवर नहीं किया जा रहा है। तो दिस इज व्हाट? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरी लार्ज है तो। नाउ दिस लिमिटिंग बिहेवियर इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये टाइप का प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, कहां पर वर्क करेगा? जहां पर आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होंगे। बट मेरे बच्चों इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो ये कहता है कि जो आप n टाइम्स एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा रहे हैं वो होमोजीनियस कंडीशंस के अंदर, आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर कंडक्ट होना चाहिए, जो कि बहुत एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा इंपॉसिबल है, मतलब रेयर है। जैसे मतलब अगर मैं कह दूं ना कि 100 बार मैंने टॉस किया, तो 100 बार टॉस करने का मतलब है कि आप जब टॉस करते टाइम फोर्स लगाओगे ना, नीचे जो हवा चल रही होगी ना आसपास, वो सब हर टाइम सेम रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जो पिछली कुछ थ्योरम जो थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसकी काफी सारी प्रॉब्लम्स को इस थ्योरी ने रिमूव कर दिया और डेवलप कर दिया अपने आप को। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक थ्योरी आती है जो सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली वो पढ़ाई नहीं जाती है, क्योंकि सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यूनिकली डिफाइंड नहीं होती। जैसे ये सब यूनिकली डिफाइंड है, रिजिडली डिफाइंड है। सब्जेक्टिव रिजिडली डिफाइंड नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लो मैं आपसे नॉर्मली कोई सवाल पूछ लूं कि मेरे बच्चों जरा मुझे देखो, हां सर देख लिया, मैं एक अच्छा टीचर हूं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो कोई बच्चा बोलेगा 1/2, कोई बोलेगा सर 1, कोई बोलेगा 0, कोई बोलेगा 1/3। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। समझ गए ना? सिंपल है बिल्कुल। तो इसीलिए सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकली कहीं भी यूज नहीं होता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एक्सियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी में प्रॉब्लम्स थी, कुछ क्लासिकल में थी, कुछ स्टैटिस्टिकल में थी, कुछ सब्जेक्टिव में थी, उन सबको मैथमेटिशियन ने रिमूव कर दिया और एक सुपीरियर थ्योरी डेवलप की,
दैट इज कॉल्ड सेट थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी और एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब एक ऐसा प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो सर्टेन एक्सियम्स के ऊपर बेस्ड होगी। मेरे बच्चों, ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी थ्योरीज आप पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का पर्टिकुलर केस है। आज के टाइम में जो भी प्रोबेबिलिटी में वर्क होता है, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन या ऑल डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए भी आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक सैंपल स्पेस होना चाहिए और कुछ इवेंट्स आपके पास होने चाहिए। और जितनी भी अब तक की थ्योरीज में प्रॉब्लम्स थी, उन सबको हमने रिमूव कर दिया और एक नई थ्योरी का डेवलपमेंट किया, दैट इज कॉल्ड एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। मेरे बच्चों, एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।